हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 10 हिंदी की बुक कृतिका भाग 2 के आखिरी चैप्टर पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, ये एक प्रेयर का नाम है बेसिकली, साना साना हाथ जोड़ी। इसका इसके जो लेखक हैं वो हैं अपने मधु कांकरिया जी। ओके, तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा, सपोज जनरल नॉलेज मटेरियल एंड ऑल्सो कॉमेडी एंड सॉन्ग्स बेस्ड मटेरियल। ओके, तो फिर लेट्स स्टार्ट। जो हमारी स्क्रीन पर जो आज का पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? लेखिका को मतलब सम्मोहन की स्थिति में जब झिलमिलाती सितारों की रोशनी, जब रोशनी है सितारों की आपके आसपास तो अंदर से ही बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो बस उसी का वो हमें इसमें लिखना है। ठीक है, रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा है। कैसा एहसास करवा रहा है? जादुई एहसास। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। अस्तित्व जो है वो स्थगित हो गया, वो सम्मोहन में चली गई है बिल्कुल। वो उन्हें ना किसी भी चीज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें पूरा जो लेखिका जो सितारों के द्वारा जो अंधकार में एक टाइप से लाइटनिंग बहुत ऐसी हो रखी है कि गंतोक का जो सीन है वो उसको सम्मोहित कर रखा है उसने लेखिका को, मानो उसका अस्तित्व स्थगित हो गया। ठीक है, सब कुछ अर्थहीन सा था, सब उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अति दीर्घता में डूबी हुई इस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। आत्मा को सुख मिल रहा था उस जगह पे बैठ के, उस चीज को देख के आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन स्क्रीन इज गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? मेहनतकश से हमको क्या मतलब निकल रहा है? मेहनत करने वाले। ठीक, बादशाहों से एक तरह से आप कह सकते हो लोग का शहर, मतलब मेहनत करने वाले लोगों का शहर क्यों कहा गया गंतोक को। ठीक है, अब हम इसमें देखिए, वहाँ के लोग पहाड़ों में से रास्ता निकाल रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। औरतें बच्चों को अपने साथ खिला रही हैं, साथ ही साथ काम भी कर रही हैं, वहाँ का गोदी में लिए हुए बच्चों को काम कर रही हैं। तो बस ये सब हमको इसमें लिखना है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। ठीक है, और यह उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंतोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब उनकी मेहनत से ही जो पहले जैसा गंतोक था वैसा ही अभी है ऑलमोस्ट। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। ठीक है, रास्ता बनाना तो पड़ेगा, हमें कहीं भी जाना तो बिना रास्ते के जा नहीं सकते, तो वो बनाना पड़ता है रास्ता। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। ठीक है, उनके हाथों में कुड़ाल व हथौड़े हैं, कुल्हाड़ी होती है वो और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और वे काम करते रहते हैं। ठीक है, हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय, बोकू एक टाइप की ड्रेस है। ठीक है, मतलब जो कटोरी वो सामने एक टाइप से बास्केट टाइप में लटका कर उसमें पत्तियां और अपने हैंड्स पे ग्लव्स पहनकर पत्तियां तोड़ती हैं। ठीक है, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी माँ के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ जीवन बेहद ही कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। ठीक है, इतनी सारी कठिनाइयाँ, ये सब को जितनी कठिनाइयाँ, उन सब कठिनाइयों से भी उन सब कठिनाइयों को भुलाते हुए, एक तरह से नेग्लेक्ट करते हुए उन लोगों ने जो ये शहर है गंतोक उसको बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाने की हर कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कभी श्वेत तो कभी रंगीन पातकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? मतलब जब श्वेत पातकाओं का मतलब एक टाइप के झंडों का फहराना किस अलग
देखो सफ़ेद वाला करता था जब किसी की डेथ हो जाती थी, और रंगीन का मतलब होता था जब आपके घर में बहुत सी खुशियाँ, ठीक है। सफ़ेद बौद्ध पातकाओं काएँ शांति व अहिंसा का प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए 108 श्वेत पातकाएं फहराई जाती हैं, ठीक है। कई बार किसी ने नए कार्य के प्रारंभ या फिर नए कार्य के अवसर पर रंगीन पातकाएं फहराई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए ये पातकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं, ठीक है। जो रंगीन है वो शोक कार्य और क्या कहते हैं शुभारंभ जो होता है उसके प्रति इंडिकेट करती हैं, मतलब, ठीक है। एक चीज़ और, मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपकी भैया आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स क्यों करा रहे हैं, आप चैप्टर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, इस टाइम हम ऐसी स्टेज पे हैं, अभी मार्च एंड होने पे है और आपकी 1 महीने बाद पेपर्स हैं, ठीक है। तो मुझे जैसा लगता है, मुझे अंदर से जो लग रहा है कि आपने अब तक ऑलमोस्ट एक बार अपना चैप्टर्स जो हैं रिवाइज कर लिए होंगे, एक बार पढ़ लिए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको अब उनसे क्वेश्चंस निकाल के वो क्वेश्चंस पढ़ने, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना ही करेंगे तब तक आप कितना भी चैप्टर रीडिंग कर लें, आप उस टाइम जब एग्जाम में बैठे होंगे तो आंसर नहीं लिख पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे या क्वेश्चन देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं अपने हाथों से, तब तक आप एग्जाम हॉल में बैठ के आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिख पाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर्स कर रखे थे क्वेश्चंस का, जब मैंने अपने पास जो मैंने चैप्टर्स पढ़ रखे थे, मुझे ये लग रहा था मेरे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं जाके एग्जाम हॉल में बैठा तब मैंने कहा अरे ये क्वेश्चंस क्या है, ये इस क्वेश्चन से क्या मतलब है। तब फिर उस टाइम जो प्रॉब्लम हो, अगर आप वो प्रॉब्लम पहले ही अपने पास बैठ के शांति अपना बैठ के आप तो अपने आप कर लें तो उससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा ना। एग्जाम हॉल में बिना आपके मार्क्स भी नहीं जाएंगे। ओके, तो बस अभी मैं ये क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, बाद में थोड़े जब नेक्स्ट ईयर के बच्चों के, सॉरी इस साल मैं थोड़ा लेट आया हूँ, बट अगली साल से मैं निश्चित तौर पर आपको इसके ऑल चैप्टर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद समरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए 110% तैयार रहूँगा। ओके, तो बिना देरी के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, लिखिए। हमें ये लिखना है जो जितेन नार्गे था उसने सिक्किम के बारे में क्या क्या जानकारी दी है अपनी लेखिका को। ओके, तो फिर देखते हैं क्या क्या जानकारी, कौन कौन सी जानकारियाँ, भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में, प्रकृति कैसी है वहाँ पे, भौगोलिक स्थिति क्या है, जनजीवन कैसा है, इस सब के बारे में क्या क्या जानकारी दी। ओके, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। प्रकृति, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, प्राकृतिक के तौर पे एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जगह जगह पर पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले वाले पेड़ होते हैं, जितना आप ऊपर जाओगे उतने कोनिकल ट्रीज आपको मिलेंगे। ओके, रास्ते वीरान सकरे जलेबी की तरह घुमावदार है। आप कभी भी पहाड़ का सफर करेंगे तो आप स्ट्रेट नहीं चलेंगे, आप एक तरह से मेरी गो राउंड में चढ़ रहे होते हैं। ओके, या उसको जलेबी की तरह घूमे हुए होते हैं रास्ते, एज मतलब आप लिखना चाहेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर झरने बह रहे हैं। झरने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप कभी जाइएगा तो आप जरूर वहाँ पे बैठ के उस नज़ारे को देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगते हैं झरने बहते हुए। ओके, घाटियाँ का सौंदर्य देखते ही बनता था। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की तुलना में ज़्यादा है। मतलब जो स्विट्जरलैंड कंपेयर करते हैं वो भारत का स्विट्जरलैंड है एक तरीके से। क्या, अपना सिक्किम, सॉरी नॉट सिक्किम यार, हाँ सिक्किम, बेसिकली सिक्किम नहीं यार, सिक्किम से ऊपर भी जो नाम बताया था, सिक्किम नहीं है, वो किसके बारे में अपने लोग बात कर रहे थे, गंतोक शायद, गंतोक से ऊपर और एक जगह है वहाँ, वो उसका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है इस टाइम। ओके, तो ठीक है,
भौगोलिक स्थिति गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग, हाँ ये है युमथांग है 149 किलोमीटर दूर है गंगटोक से। यहाँ फूलों से लदी वादियाँ हैं, रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक है जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है कवि लॉन्ग स्टॉक पर। ये चीज़ आप याद रखिएगा ज़रूर। थोड़ा ऊपर हिमालय पर्वत है, रास्ते में सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ये बहुत अच्छा वाटरफॉल है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल बहुत ही लाजवाब है, बहुत उम्दा है। पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई सफ़ेद ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु तथा शांति का प्रतीक है और रंगीन ध्वजा किसी नए शुरुआती काम की आपको दर्शाती है। ओके, जनजीवन, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, स्त्रियां व बच्चे सब काम करते हैं, छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बूढ़े लोग सब काम करते हैं। ओके, स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ कर। ओ सॉरी व्हाट दिस इज हैपनिंग यार, सॉरी फॉर दैट। कहाँ हैं स्त्रियां? हाँ ये रहा। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, मतलब चाय की पत्तियां वहां से तोड़ने के लिए। बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े से बांध कर रखती हैं। बच्चे पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई करते हैं। पहाड़ी चढ़ाई करना 4 किलोमीटर मतलब आपका 8 किलोमीटर पैदल चलना, समझ में आ रहा है आपको? चढ़कर स्कूल जाते हैं, शाम को अपनी माँ के साथ काम करते हैं और लकड़ियाँ वगैरह बीन कर अपने घर पर लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत श्रमसाध्य है। उसने बताया कि सिक्किम के लोग अन्य भारतीयों की तरह घूमते चक्र में अपनी आस्थाएं तथा अंधविश्वास रखते हैं। देखो एक घूमता चक्र है, वहाँ पे कहते हैं अगर वहाँ उस चक्र को आपने अपने हाथ से घुमाया तो एक तरीके से वो आपके सारे पाप धुल जाएगा, मतलब एक अंधविश्वास उन लोगों के अंदर भी है। नाउ द क्वेश्चन विच आर ऑन पेज नंबर 630 ऑफ योर NCERT बुक आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरी भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती? सॉरी, आप चाहे कन्याकुमारी चले जाएं, चाहे जम्मू चले जाएं, चाहे इधर गुजरात से आसाम कहीं पर भी चले जाएं, आपको एक कॉमन चीज हर एक इंसान में दिखाई देगी, वो होती है अंधविश्वास। ऑलमोस्ट हर एक इंसान में आपको मिलता है या आस्था, अपनी आस्था किसी न किसी में, आस्था कह लीजिए या अंधविश्वास कह लीजिए, एक ही चीज है। ओके ठीक है, अब आंसर देखते हैं। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। ठीक है, लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यहाँ धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रकृतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। समझ में आया? आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य और की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। ओके, एक ही जैसा है। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र से बांध देता है। ओके, यह विश्वास जो है वो भारत को एक सूत्र से बांध देता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन आवर स्क्रीन, दैट इज जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। एक जो कुशल गाइड है उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखो पहली चीज, कोई भी गाइड है अगर आपके साथ है तो उसे उस पर्टिकुलर जगह के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए। अगर उसे चीज पता नहीं होगी तो वो हमें सही से नहीं बता पाएगा और फिर क्या कहते हैं, हम लोगों को सही से उस जगह का लुत्फ उठाने में नहीं दे पाएगा। ओके, just a second, wait for a minute guys, I am just coming back. Okay, now listen. हाँ, where नार्गे एक कुशल गाइड था। नार्गे जो था एक कुशल गाइड था, वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। ठीक है, उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी थी। ठीक है, उसे हर चीज़ पता थी। मैंने क्या कहा, उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब तक हमने बताया कि नार्गे में क्या खासियत थी, अब हमें ये बताना है कि एक गाइड, पर्टिकुलर एक गाइड के
पास क्या क्या गुण होने चाहिए वो हमें बताने हैं। ओके, एक गाइड अपने देश व इलाके में के कोने कोने से भली भांति परिचित होना चाहिए, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अपने इलाके की। अगर उसे आपको कहीं घुमाने ले जाना है तो उसे मेन प्लेसेस पता होनी चाहिए कि वहाँ कैसे जाए, किससे जाया जाए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, मतलब बाय द वे उस पर्टिकुलर जगह की हर तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमण कर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में समक्ष हो। जो भी क्वेश्चन हम पूछें उससे उसका आंसर उसके पास हो, ठीक है। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। ओके, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों में अपने कुशलता और बुद्धिमानी से हर मतलब सुरक्षा कर सके, अपने भ्रमण करता है उसकी सुरक्षा कर सके, ठीक है। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने की परियोजना सफल हो। देखिए, भ्रमणकर्ता की परियोजना सफल हो, ठीक है, जो भी भ्रमण करता है उसकी प्रॉपर तरीके से परियोजना सफल हो। ओके, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको यहाँ 7 पॉइंट्स दिए। आपको कोई भी, मैं एक प्लस पॉइंट इसलिए देता हूँ, जब आप कोई आंसर देख रहे हो एग्जाम में, बाई चांस कोई पॉइंट भूल जाए तो आप पीछे ना रहें, आप प्रॉपर आपको 5 पॉइंट्स बताओ। आप चार मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, मिनिमम 4 तो लिखने ही लिखने हैं, आप मैक्सिमम 6 पॉइंट लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टीचर को ज़्यादा लाइन्स मिलेंगी और उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस रहेंगे। जितना कम उतनी कम मिस्टेक्स होने के चांस। ओके, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बनी रहती है। ओके, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उनको अपने शब्दों में देखो। आप सपोज कर लीजिए आप हिमालय घूमने गए, तो आप क्या क्या देखेंगे, वह कितना ऊंचा है, ठीक है, विशाल है कितना, ठीक, रंग बिरंगे फूल हैं, बर्फ है हर तरफ, पेड़ हैं, उसकी स्थिति क्या है, लोग कैसे हैं वहाँ के, ये सब चीज़ें देखेंगे, बस वही लिखना है हमें, ठीक है। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पर परिवर्तित होते हुए रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन उड़े हुए है, तो कहीं हल्का पीलापन, मतलब कहीं हरा है, कहीं पीला है, कहीं सफ़ेद है बिल्कुल। क्यों? जब उसके ऊपर पानी, वो बर्फ है ऊपर। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, ठीक है। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, तो कभी कुछ और कांटाओं से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह, मतलब नदी थी, नीचे नदी बह रही थी, तीस्ता नदी बह रही थी, ठीक है, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। जब आप ऐसी जो नेचर की ब्यूटी देख लेते हो ना आप एक बार, तो उसके बाद अंदर से बहुत ही उम्दा फीलिंग आती है भाई साहब। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर क्या है? प्रकृति के इस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। लेखिका चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। उसे लगा कि प्रकृति
उसे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों पर तुली हुई है। मतलब नए नए तरीके के जीवन रहस्यों से उसे वो अपने जो जीवन है उसे निकाल, मतलब वो प्रकृति इस तरीके के खेल कर रही है कि उसे अपने रहस्यों के बारे में पता चल सके। अनोखे नज़ारे हैं। लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का अनुभव करा दिया है। उसे ऐसा लगने लगा है जैसे वह देश व काल की पारापार से दूरी बहुत धारा बनकर बह रही है। ठीक है, मतलब बहुत ही दूर है वो निर्मल धारा बह कर नष्ट हो रही है। जो मन में हमारे अनफॉर्चुनेट थॉट्स आते हैं, गलत थॉट्स आते हैं, जो भी करप्शन, जो भी मतलब गलत थॉट्स, बैड थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, उसके कारण हमारा जो निर्मल धारा बहनी चाहिए वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर देखते हैं इसमें क्या मतलब क्या क्या हुआ जो उस अंदर से उसको वो झकझोर गई एकदम से, मतलब झकझोर गए का मतलब हिल गई अंदर से। ठीक है, हिल गया अंदर से दिमाग, अंदर से एकदम पता ही नहीं चला हुआ क्या। ठीक है, लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। ठीक है, वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थर बैठकर तोड़ रही थीं, उनके ओठ सी कोमल काया पर हाथों में हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका बहुत दुख हुई। सैलानियों का भ्रमण के लिए हिमालय की उन दुर्गम घाटियों पर मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। जो ये महिलाएं हैं वो हम लोग वहाँ घूमने जा सकते हैं, इसलिए वहाँ काम कर, जहाँ पर जान कब जाए कोई नहीं कह सकता। कभी भी लैंडस्लाइड हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, कोई नहीं जानता। ठीक, इनके लिए यह भोजन मात्र पाने का साधन है, हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। ठीक है, इनके लिए भोजन के लिए और हमारे लिए क्या है, मनोरंजन। दूसरी बार उसकी जादुई निद्रा तब टूटी जब उसने पहाड़ी बच्चों के लिए लिफ्ट मांगते थे जो रोज 6-7 मतलब 3-3.5 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। ठीक है, मवेशियों को चराते हुए लड़कियों के झुंड को देखा। ठीक है, तीसरे लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते सिक्किम की लड़कियों को देखा। जो सिक्किम की लड़कियां थी वो चाय की पत्तियों को किस तरह देख रही थी। ठीक है, पहले सौंदर्य इंद्रधनुष छाट, ठीक है, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, देखिए बोकू पहने उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था। ठीक है, जिसे उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, उन्हें मेहनत करती हुई इन बालाओं का सौंदर्य अहास्य लग रहा था। ठीक है, मतलब असत्य लग रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने के किन किन लोगों का योगदान होता है। ठीक है, पहली बात तो जो मेन गाइड का होता है। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं उनका होता है। सैलानियों का प्रकृति कराने का छाट का अनुभव एक कुशल गाइड का होता है। ठीक है, जो अपनी जानकारी के अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व वहाँ के बारे में मतलब पूरी जानकारी देता है। ठीक है, अपने मित्रों व साथियों के साथ पाकर यात्रा और रोमांचकारी हो। जब आपके दोस्त होते हैं ना, जो या आपके साथ जो घर वाले होते हैं, आपका एक पर्टिकुलर 10-12 लोगों के साथ जब आप कहीं घूमने जाते हो तो अलग मजा आता है उस जगह घूमने का। ठीक है, ठीक, उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो मतलब वहाँ के स्थानीय पीपल जो हैं उन तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था और चार हैं। ठीक, पहला एक कुशल गाइड, यात्री जो आपके साथ हैं, जो मतलब आपके मित्र हैं, साथ ही साथ सरकारी लोग जो वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, साथ ही प्लस जो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो। ठीक, 11th क्वेश्चन है कि कितना कम लेकर ये समाज कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। ठीक है, ये हमें बताना है। इस आंसर में पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुल्हाड़ व हथौड़े होते हैं। ठीक है, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में बच्चे बड़े बैठे हुए हैं, ये बैठो हरे हरे बागों में, मतलब ये हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं
की पूर्ति के प्रयास जीविक रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाते हैं। खेतों के अन्न उपजाना पहाड़ मतलब वहाँ की जो लोग करते हैं, मतलब जो आम जनता करती है उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे देश में आम जनता जितना श्रम करती है उससे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं ये लोग। हमें पहला कि हम लोग प्रॉपरली रोड पे ट्रैवल कर सकें, क्योंकि ये आम जनता मेहनत कर रही है। दूसरा, हमें खाना मिल सके, क्योंकि जो आम जनता है वो खाना मतलब अन्न उगा रही है अपने खेतों में। ठीक है, असाध्य कार्य को, ठीक, ये बहुत शिक्षा वगैरह बहुत सारे काम है, कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नामात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आदमी भावना भी नहीं होती। लोगों को जब छोटे लोग आते हैं, मतलब इस छोटे लोग कह रहा हूँ कि जब क्या कहते हैं, गरीब लोग या आम जनता, आम लोग जब आके आपके साथ बैठते हैं तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता जितना आप एक अच्छे लोग के साथ बैठ कर लगता है आपको। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। जो आज की प्रकृति है उसके द्वारा किस तरीका का, जो आज के लोग हैं वो प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। मेन बात है, सबसे बेटर पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, हमारे कारखानों से निकल रहा धुआं, जल वगैरह वगैरह, जिससे कि बहुत ही नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। ठीक है, नदी को, साथ ही घरों से निकल रहा दूषित जल भी नदियों की में ही जाता है। ठीक है, ये नदियां लगातार दूषित हो रही हैं। अब नदियों का जल पीने लायक नहीं रहा है। अगर आप नीचे कहीं, जैसे आप यमुना जो है कि अपनी जो ताजमहल के पास से निकल रही है, या फिर आप कहें दिल्ली में आप देखेंगे तो बिल्कुल ये लगेगा एक टाइप का नाला जा रहा है। ठीक है, इतनी गंदगी है उसमें, अंधाधुंध पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ठीक है, ठीक, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वातावरण, हमें नदियों की निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कारखानों से निकल रहे दूषित को एक बार डालने से पहले रोकना चाहिए और उसे साफ करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसके तो यार सिंपल आंसर हैं, आप बना सकते हो। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी है, जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि स्नोफॉल कम हो रहा है, बर्फ बहुत ज़्यादा पिघल, स्नोफॉल कम हो रहा है, जो बर्फ पहले से कटी है वो पिघल रही है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता बढ़ गई है। ये क्या हुआ, सॉरी जस्ट अ सेकेंड बेब्स। हाँ, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है जा रही है। ठीक है, जिससे सांस की बीमारियां आने लोगों में उत्पन्न हो रही हैं। जलवायु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो मतलब एक तरीके से जल है उस पर बहुत नुकसान हो रहा है। बारिश की, कहीं कहीं बारिश इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कहीं बिल्कुल नहीं होती कि सूखा पड़ जाता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी में बिल्कुल बहुत ही सर्दी होती है। ठीक है, कहीं कहीं पानी इतना है कि कुछ कहो मत, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और उन लोगों को पेट संबंधी, पेट में संबंधी बीमारियां होने लगी। ठीक, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान क्यों है, इसके पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए एक टाइप से वरदान क्यों है, इसको हमें एग्जैजरेट करके हमें इसका आंसर बताना है। ओके, देखिए, अगर दुकानें होंगी तो वहाँ पे कचरा होगा तो क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा, और एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पे जो स्नो है वहाँ पे भी मिलना बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारे जो सॉरी एनवायरनमेंट है उस पर बहुत नुकसान होगा। ओके ना, नेक्स्ट ये आंसर एक बार पढ़ ली, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी आपसे ये बहुत आसान। कटाव पर किसी की भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटक स्थल नहीं बना है।
यदि कोई दुकान होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते और गंदगी फिर वाहन आते, वाहन से क्या होता, ज़्यादा वाहन आते, एयर पॉल्यूशन होता, ठीक, जिससे कि ना होने के लिए एक टाइप का वरदान ही है, क्योंकि प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन जब वो लोग होते तो प्रदूषण होना निश्चित, क्या दुकान होती उससे कि जिससे कि वहाँ पे पर्यटक आने लगते ऊपर और ऊपर चलने लगते हो लोग। सून बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे भी दुकानें होंगी, ठीक है। अब नाउ लास्ट आई इट मे बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, लेट्स सी व्हाट इज इट। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? जो जल है उसकी व्यवस्था किस प्रकार की है, ठीक। उत्तर, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल कर लेती है और गर्मियों में पानी, एक सेकेंड, हाँ, पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो समय वहाँ पे बर्फ शिलाएं पिघल कर जलधार बन जाती है। मतलब जब क्या कहते हैं बर्फ के रूप में ऊपर से बर्फ आती है और फिर जब कभी कभी क्या कहते हैं जब मैदानी जगह पे पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे वो शिलाएं पिघल कर एक टाइप में नदियाँ बन जाती हैं और इसी से हमें अद्भुत व्यवस्था की है, ठीक है। देश की सीमा पर बैठकर फौजी किस तरह कठिनाइयों के जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है। देश के प्रति या जहाँ जहाँ तापमान गर्मी में -15 डिग्री सेल्सियस है, उस कड़कती ठंड में फौजी पहरा वहाँ पे पहरा दे रहे हैं, हमें दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुक सकते। हमारे फौजी सर्दी तथा गर्मी में वहीं रहकर देश की रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, ठीक है। हम वहाँ पे गर्मियों में -15 डिग्री है और अब आप सोचिए सर्दियों में कितना गिर जाता होगा, ठीक है। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं, ठीक है। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए, वो हमेशा सलामत रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा उनके कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने इस वाले चैप्टर के, ठीक। तो बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और जितना हो सके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द पता चल जाए मेरी अगर कोई भी नई वीडियो आए तो उसके बारे में। और जितना हो सके आप उतना शेयर करिए। आपकी बहुत बहुत हम आपके आभार, वो सॉरी क्या वर्ड होता है यार, मैं भूल रहा हूँ। वी विल बी हेल्पफुल, आप हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे, हमारा चैनल बढ़ेगा और जिससे कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पहुंचेंगी और लोगों को, ये जो बच्चे हैं क्लास 10 के, उनको और हेल्प मिलेगी, ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।